नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पश्चिम एशिया में जंग का साया लगातार गहराता जा रहा है और अब इस टकराव का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता यानी हॉर्मूज, जिसे जल डमरू मध्य भी कहा जाता है, जहां से गुजरता है दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और 22% LNG। यानी अगर यहां हलचल होती है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। इस वक्त निगाहें टिकी है तेहरान पर, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया कि हॉर्मूज अभी सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है, यानी दुश्मन देशों को छोड़ करके हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजर सकते हैं। और ईरान के प्रतिनिधि ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को यह बात भी कह दी है कि हॉर्मूज स्ट्रेट में दुश्मन देशों को छोड़ करके किसी भी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन अगर हालात और बिगड़े तो यह रास्ता पूरी तरह बंद किया जा सकता है। ईरान की नई चेतावनी ने तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ईरान ने यह कहा कि अगर अमेरिका ने उसके पावर प्लांट्स पर किसी भी तरीके का हमला किया तो जवाब में हॉर्मूज को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कहा गया है इजरायल और खाड़ी देश में मौजूद अमेरिकी ठिकानों से जुड़े ऊर्जा ढांचे को भी वैध लक्ष्य बताया है। यानी कि अब जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा सप्लाई भी हथियार बन जाती है। और दरअसल हॉर्मूज यानी जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाले इकलौते समुद्री रास्ते के तौर पर माना जाता है और यहीं से निकलता है खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, UAE, कुवैत और इराक का तेल। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया की सप्लाई चेन पर ब्रेक लग जाएगा। असर दिखना भी शुरू हो चुका है। कच्चे तेल की कीमत $100 अरब प्रति बैरल के पार जा चुकी है और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हालात बिगड़े तो ये कीमत 150 यहां तक कि $200 तक भी पहुंच सकती है। यानी सवाल सिर्फ जंग का नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था, महंगाई और आम आदमी की जेब का है। अब देखना यह है कि क्या कूटनीति इस संकट को संभाल पाएगी या फिर हॉर्मूज बनेगा उस चिंगारी का केंद्र जो पूरी दुनिया की आर्थिक आग में इस वक्त झोंक दिया गया है। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में 2 बजे अपनी बात रखेंगे। पश्चिमी एशिया के हालात पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के दौरान कई बड़ी बातों का जिक्र कर सकते हैं। तो फिलहाल हर किसी की निगाहें इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर इस बात को लेकर भी टिकी रहने वाली है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन के भीतर संबोधित करेंगे तो फिर इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में तनाव फैला हुआ है, आखिर उस तनाव को लेकर के उनकी ओर से क्या कुछ कहा जाएगा। तो जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त मिडिल ईस्ट में एक और जहां युद्ध की आग धधकती ही जा रही है और ये और भड़क रही है, एक और जहां लोग उम्मीद लगाए बैठे कि किसी तरीके से सीज फायर हो जाए, लेकिन सीज फायर अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आज लोकसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तो मिडिल ईस्ट को लेकर के उनकी ओर से क्या कुछ कहा जाएगा, इसका इंतजार दोपहर 2 बजे तक के लिए किया जा रहा है, क्योंकि दोपहर 2 बजे का समय जब लोकसभा के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई बड़ी बातों के साथ में मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर भी अपनी बात रख सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ हम आपसे करवाते हैं। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। एक एक करके मैं आप सभी का रुख करूंगी। सबसे पहले मैं मेजर साहब आपका रुख कर रही हूँ। मोहम्मद अली शाह जी, जब हम महायुद्ध की तस्वीर देखते हैं तो हमने ये भी तस्वीरें देखी हैं कि किस तरीके से अलग अलग वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस वेपन के बीच में हमने उन वेपन्स को भी इस्तेमाल करते हुए देखा है जिस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा। तो क्या कहीं तक भी जिनेवा कन्वेंशन लागू हो भी रहा है या नहीं? नाटो चुप बैठा है, UN अपनी आंखें मूंदे बैठा है। युद्ध में अब क्या वाकई एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, ये कहना उचित हो गया है? सर, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? तो फिलहाल हम अपने मेहमानों के पास रुक करेंगे, लेकिन कुछ
तकनीकी खामी है, जल्द उसे दुरुस्त कर लेंगे। प्रोफेसर मनोज कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार, मैं आपसे भी सर जानना चाहूंगी कि जब हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं युद्ध के कगार पर अगर कोई भी देश खड़ा रहता है, उनकी तैयारी बहुत लंबे अरसे से हो रही होती है, जब उन्हें पता है कि हमारा किन देशों के साथ में संबंध बिल्कुल ठीक नहीं है, और ईरान को लेकर खास तौर पर यह कहा जाता है कि ईरान में अगर जब भी रिजीम चेंज की बात कही गई है, हर बार हमने देखा है कि लड़खड़ाते हुए लेकिन दोबारा वो उठ खड़ा हुआ है। और आज भी ईरान को लेकर कई एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं सर कि वो घायल शेर है, आपने उसे छेड़ तो दिया है लेकिन वो शांत नहीं बैठेगा। देखिए सुरभि जी, एक चीज हमें समझना होगा कि अमेरिका और इजराइल ने जिस तरीके से ईरान पे अटैक किया, ये बिल्कुल ही आप समझ सकते हैं कि इजराइल का तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट था, उसकी एक लड़ाई है और जब से दोनों का एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। लेकिन अमेरिका ने जो 2-3 बातें लेके उस युद्ध में उतरा, जो सबसे पहला उसका इशू यही था कि हमें वहां पे रिजीम चेंज करना है, और उन्होंने बिल्कुल बिना कांग्रेस के सपोर्ट से, बिना वहां के अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट लिए बिना वो युद्ध में कूद गया। और आज देख सकते हैं कि उनके पूर्व सीआईए और जो भी उनके जो डिफेंस के एक्सपर्ट लोग हैं, वो सबका ओपिनियन आ रहा है कि ट्रंप ने एक गलत नीति ली और आज वो ईरान युद्ध में जाकर बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और देखिए, किसी भी सभ्य देश में या कोई भी सभ्य इंसान ये युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति वहां पे बनी और अमेरिका ने जिस तरीके से, खास करके जो खमेनी लीडर ऑफ द सुप्रीमो थे वहां के ईरान के, जिस तरीके से उनको एलिमिनेट किया, और वही नहीं लगभग लेयर 1 और लेयर 2 के सारे सुप्रीम लीडर को मार दिया, और ये बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड किलिंग किया। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान, अगर आप देख लीजिए, ये 4 सप्ताह पूरे होने जा रहा है, इस 4 सप्ताह में भी वो लड़ रहा है वो। और मुझे तो ये लगता है कि जिस प्रकार से अटैक हुआ, वो कहीं ना कहीं ईरान की जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट थी, आज वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। और शायद इसी वजह से, देखिए, डायरेक्ट युद्ध में अमेरिका से ईरान नहीं जीत सकता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस ग्लोबलाइजेशन में एवरी नेशन हैज टू कनेक्टेड टू ईच अदर। और जिस प्रकार से उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो उथल पुथल मचा दिया है, इसके चलते ट्रंप के ऊपर बहुत ही दबाव बन रहा है। और इतना ही नहीं, आप देख सकती हैं कि ट्रंप आने के बाद से जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ के नाम पे पूरे विश्व को कटघरे में खड़ा किया, और अमेरिका एक 360 यू टर्न लिया, जिसके चलते आज चाहे नाटो के देश हो, यूरोपियन नेशंस देश हो, सब कहीं ना कहीं सब चीजों को देख रहे हैं कि ट्रंप बुरी तरीके से फंस चुके हैं इस ईरान क्राइसिस में। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आने वाले समय में जिस तरीके से ईरान ने एक पोजीशन ले लिया है, और आप देखिए जिस प्रकार से अल्टीमेटम 48 आवर्स का ट्रंप ने दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए, लेकिन जो मैं देख रहा हूं, जो मेरी समझ बन रही है, उसमें ईरान कहीं से भी झुकते हुए नहीं दिखेगा और वो अंतिम समय तक लड़ेगा, क्योंकि आज उसके साथ उसकी एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, उसके सर्वाइवल की लड़ाई है। और जिस प्रकार से ईरान के जो लोग हैं वो एक तरीके से यूनाइट होकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, और जिस प्रकार से ट्रंप के ऊपर वैश्विक दबाव बन रहा है, वो कहीं ना कहीं ट्रंप को इसमें एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय और खास करके आंतरिक लेवल पे भी एक तरीके से पॉलिटिकल जो उनका डिक्लाइनेशन है वो शुरू हो चुका है। और दूसरा, आप देख सकते, जैसा आपने बताया कि अर्थव्यवस्था जिस तरीके से, पूरे हम सब जानते हैं कि विश्व के सारे देश एनर्जी पे डिपेंडेंट हैं, और जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में और गल्फ के देश में जिस तरीके से ईरान ने अटैक करके उनके सारे चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो आने वाले समय में अगर ये विराम नहीं लगता है, तो मुझे लगता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मचेगी। और ये युद्ध, जो 2 देशों का युद्ध है, 3 देशों का जो युद्ध है, ये एक रीजनल कन्फ्लिक्ट्स में बदलते जाएगा, और क्षेत्रीयता लड़ाई बढ़ सकती है, क्योंकि अब इसके बाद का जो स्टेप है वो सिविलियन एरिया पे अटैक करने की बात हो रही है, चाहे ईरान के द्वारा या अमेरिका के द्वारा। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो पूरा विश्व एक युद्ध में चला जाएगा, और जिसका मुझे लगता है कि बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हम सबको देखने को मिलेगा। जी सुरभि जी। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। मेजर साहब, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी हाँ, आपकी बात मिल रही है। माफ कीजिएगा, मेरा नेटवर्क खराब था जी। ठीक है सर। सर, सवाल यही है कि हम जिनेवा कन्वेंशन को लेकर के बार बार मुद्दा इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि जब हमने ये भी देखा था कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था या 2 हुआ था, उसके बाद से जिनेवा कन्वेंशन को लागू कर दिया गया। उसमें कुछ शर्तें, कुछ गाइडलाइंस रखी गई थी कि आप वॉर की स्थिति में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। कुछ बम या मिसाइलों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद हम देख रहे हैं सिविलियंस को भी निशाना बनाया जा रहा है, उन बम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। तो क्या आज की स्थिति को हम देखते हुए ये कह दे, और ये कहना बिल्कुल सही है कि एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर?
ठीक है, शायद मेजर साहब के पास अभी नेटवर्क की समस्या हो रही है, मैं उनके पास लौटूंगी दोबारा। विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी भी जुड़े हुए। अरविंद सर, जब हम किसी भी देश के बीच में युद्ध की स्थिति को देख रहे होते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, बहुत नए नए अपडेट सामने आ रहे होते हैं, इस बीच में डिप्लोमेसी का जिक्र बार बार आता है। एक एजेंडा, एक ये सवाल भी पूछा जाता है कि आखिर अब इन देशों का क्या होगा, उन देशों का क्या होगा जिनके साथ इनके संबंध अच्छे रहते हैं, जैसे कि ईरान की बात की जाती है। अब बार बार फोर्सफुल तरीके से ये भी कहा जा रहा है, अभी हमने सुना हाल फिलहाल में यूएई की ओर से भी और दुबई की ओर से भी ये कहा गया कि भारत स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है, भारत को भी इस पर खुल करके बोलना चाहिए। भारत अब अगर किसी तरीके से मुहैया कराता है मदद ईरान को, तो फिर उसे भी खामियाजा उठाना पड़ेगा, ईरान को मदद करना छोड़ दे, इसमें भारत की ज्यादा भलाई है। लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जब ईरान ने मदद का हाथ इस बीच भी हमारे लिए आगे बढ़ाया, उन्होंने ये कहा कि हम आपके शिप्स को जाने देंगे। तो सर, भारत की रणनीति इस वक्त कितनी मजबूत दिखाई देती है? देखिए सुरभि जी, भारत का तो हित इसमें था कि पूरा का पूरा वेस्ट एशिया डिस्टर्ब ना हो, और तभी हमारे जो लोग, जहां से हम करोड़ों रुपयों का वहां से पैसा लाते हैं और उससे जो फॉरेन रिजर्व है वो काफी मजबूत होता है, तो भारत के लिए तो सबसे बेहतर यही था कि पूरा का पूरा वेस्ट एशिया शांत रहता। पर अमेरिका ने उसको डिस्टर्ब किया और जो इंडियन इंटरेस्ट हैं उसके खिलाफ काम किया। अच्छा, डिप्लोमेसी कहाँ काम करती है? जो डिप्लोमेसी को जानने वाले हैं उसको अच्छे से समझते हैं कि जब संप्रभुता का मामला आता है किसी भी देश का, तो वहां पे डिप्लोमेसी काम नहीं करती है। और एक सुरभि जी, जो वेस्टर्न मीडिया ने एक काफी जो प्रोपेगेंडा फैलाया है उसको ठीक से समझने की जरूरत है। बेसिकली ये हॉर्मुज स्ट्रेट है क्या, जिसको हम हॉर्मुज जल डमरू मध्य बोलते हैं, तो इसका अगर सबसे जो चौड़ा हिस्सा लें तो वो 50 किलोमीटर के आसपास है, और अगर इसका सबसे जो पतला हिस्सा ले तो वो 30 किलोमीटर के आसपास है। और हम सारे के सारे पैनलिस्ट ये जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा होती है, जहां जमीन खत्म होती है और जहां से हम समुद्र में जाते हैं, वहां 12 माइल्स तक का जो एरिया है वो उस स्टेट की टेरिटरी के अंदर ही आता है, उस जो कंट्री है या उसकी टेरिटरी के अंदर आता है। तो ऐसे में आप बताइए कि ईरान अगर अपनी टेरिटरी में किन जहाजों को जाने दे, किसको नहीं जाने दे, अगर ये निर्णय लेता है तो कहाँ गलत या कहाँ सही है। ये मैं केवल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात है कि इसी लॉजिक को काम में लेकर नेहरू के प्रोवोकेशन से जो नासिर टीटो थे, उन्होंने स्वेज नदी का नेशनलाइजेशन किया था। तो पहले भी ऐसे उदाहरण हैं, जब आपके यहाँ से, इजिप्ट के यहाँ से वो कैनाल जा रही थी, उसको इजिप्ट ने उसको अपने देश में लिया और पूरी दुनिया ने उसको माना। हॉर्मुज स्ट्रेट का भी लगभग वही मामला है। अगर ईरान को ये लगता है कि उसकी संप्रभुता पे आक्रमण हुआ है और उसके दुश्मन देशों को वहां से नहीं गुजरने देगा, तो यह उसका विशेषाधिकार है। और भारत या रूस या चीन जैसे जितने भी दोस्त देश हैं, उनके जहाज तो वैसे भी गुजर रहे हैं। सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर पहले दर्शकों को बता दें कि खुरामाबाद में इजराइल का बड़ा हमला देखने को मिला। हमले में 6 लोगों की मौत हुई है, 43 लोगों की घायल होने की खबर है। तो खुरामाबाद में इजराइल का ये बड़ा हमला हुआ है, और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि हमले में 6 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि, और वहीं 43 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि बुरी तरीके से घायल हुए हैं। एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर रही हूँ। अरविंद सर, क्योंकि आप चीन और रूस का भी जिक्र कर रहे थे, हमने ये भी देखा कि रूस की ओर से निंदा की गई, चीन की ओर से निंदा की गई। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि भारत के अलावा चीन भी ऐसा देश है जो कि हॉर्मुज स्ट्रेट से उसका क्रूड ऑयल की कई सारी शिप्स पास होती हैं, कई डील्स हैं जो कि ईरान में उसकी चल भी रही हैं। ऐसे में क्या ये भी माना जाए कि अब, क्योंकि ईरान की ओर से एक स्टेटमेंट हाल फिलहाल में जारी जरूर किया गया था और ये कहा गया था कि अब जो युआन है उस युआन में डील की जाए, अगर किसी को बैरल्स खरीदने हैं तो फिर इन ऑयल बैरल्स के लिए अब वो डॉलर में ना दे करके अब इसकी खरीदारी सीधे सीधे अब युआन के तहत में की जाए। सर, क्या ये बढ़ती नजदीकियां हैं चीन के साथ में, और चीन का इंटरफेरेंस इस युद्ध में आने वाले समय में अब देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं अगर युआन में होता है तो। इसका कारण है कि इसके कारण चीन का डोमिनेशन बढ़ेगा, और चीन के डोमिनेशन का मतलब है कि हम हमारे उत्तर में एक बहुत ही मजबूत प्रतिद्वंद्वी हैं, उसको हम खड़ा कर देंगे। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ब्रिक्स मुद्रा की बात चल रही थी, जिसमें ब्रिक्स नेशंस जो थे आपस में, पर रूस ने बीच में भारत को ये प्रपोजल रखा था कि भारत भी युआन में अगर बिजनेस करना चाहे तो सारे के सारे ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो युआन में कर सकते हैं।
पर भारत के लिए ये सजेस्टेबल नहीं है। पर हाँ, डॉलर के मुकाबले अगर इंडियन रुपीज में, जिसके लिए ईरान खुद तैयार था एक समय पे, तो अगर उसमें अगर ये होता है तो बिल्कुल ठीक है। अमेरिकी नीतियों से नुकसान हुआ है, और बार बार मेरी इस संबंध में ओपिनियन एकदम क्लियर है, साफ है, कि दरअसल जो भारत की खासकर यूरो अमेरिकन कंट्रीज के प्रति जो नीति है वो खासकर व्यापार के लाभ में, क्योंकि वो हमारे बहुत बड़े बिजनेस पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है। तो इसलिए हम दरअसल यूरो अमेरिकन की दबाव मानते हैं या उनका कहा मानते हैं। पर लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो इन्होंने इंडियन इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया है जी। ईरान के माध्यम से हम एक रोजगार का बहुत शानदार सा रोड मैप तैयार कर सकते थे। वेस्ट एशिया डिस्टर्ब नहीं रहता, तो वेस्ट एशिया के डेवलपमेंट में हम काफी बड़ी भूमिका अदा करके हम हमारे लिए सिक्के अर्न कर सकते थे। ये तमाम चीजें हैं जिसको मुझे लगता है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को समझना होगा। जी सुरभि जी। ठीक है सर। मेजर साहब, क्या अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है प्रोफेसर मनोज सर, मैं एक बार फिर अब आपके पास ही लौट रही हूँ। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट है आप, तो इसलिए ये सवाल आपसे भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। सर, जब क्रूड ऑयल की सप्लाई हम देख रहे हैं कि 22 से 23% लगभग ग्लोबली ये जा रहा है, और ऐसे में हमने उसके ऑल्टरनेट मार्ग अब तलाशने की कोशिशें की हैं, लेकिन दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि सर एक वक्त ये भी हुआ करता था जब भारत के लिए वाकई में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ईरान की ओर से मिलता था। हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेविंग्स भी की थी, हम अपने INR में ही डील भी कर रहे थे क्रूड ऑयल को लेकर के। लेकिन दूसरी ओर जब अमेरिका की ओर से कुछ सैंक्शंस लगाने की बात कही गई, टैरिफ लगाने की बात कही गई, और फिर हमने क्रूड ऑयल जब अमेरिका से लेना शुरू किया, वो हमें महंगा पड़ता गया। ना सिर्फ शिपिंग चार्जेस हमारे बढ़ते चले गए, बस इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कैसे जो शिपिंग रूट है, जो पहले 10 से 15 दिन ईरान से आने में लगता था, अब अमेरिका से वो क्रूड ऑयल आते आते 40 से 45 दिन बीत जाते। तो सर, भारत के लिए तो ये भी एक तरीके का बोझ ही है। इसके लिए भी क्या कोई ऑल्टरनेट तलाशने की जरूरत है भारत को, कि जिस तरीके की क्राइसिस हमने हाल फिलहाल में देखी थी भारत में, वो क्राइसिस दोबारा ना हो? देखिए सुरभि जी, भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, और खास करके अभी जो वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चलाई जा रही है, आप देख सकते हैं कि 2014 से लेकर अभी तक जिस प्रकार से अपने फॉरेन पॉलिसीज के माध्यम से विश्व के लगभग सभी देशों के साथ जो एक, चाहे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो या ट्रेड रिलेशन हो या एक्सचेंज रिलेशंस हो, सब में भारत ने बड़े ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और भारत कभी भी एग्रेसर की भूमिका में नहीं रहा, हमेशा से वो शांति का पक्षधर रहा है। अगर हम भारत की विदेश नीति के जो फंडामेंटल जो हमारे जो इश्यूज हैं उसको भी अगर हम देख लें, जो हमारे जो फंडामेंटल बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, वो शांति का पक्षधर है। और हमेशा से, चूंकि हम सब जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से विश्व के जितने देश हैं, और इस ग्लोबलाइजेशन को लाने वाला अमेरिका ही था, और अमेरिका ने जिस तरीके से पूरे विश्व को ट्रेड को जोड़ने के लिए जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उसमें भारत ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इवन यूनाइटेड नेशन से लेकर चाहे WHO हो, WTO हो, IMF हो, सब में बड़ी भूमिका निभाई। और इतना ही नहीं, आप देखिए, इंडिया इज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर। आज वर्ल्ड में हम सबसे बड़े पॉपुलेशन वाले देश हैं, और हम हर डिसीजन के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन में भारत इज नॉट ए परमानेंट मेंबर, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने हमेशा से विश्व के शांति के लिए, अर्थव्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए हमेशा से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आप देख सकती हैं पिछले 11-12 सालों में भारत की विदेश नीति ने जिस तरीके से स्लोली, बेसिकली इट इज नॉट द वन डे प्रोसेस, एक दिन का प्रोसेस नहीं था, इसने धीरे धीरे करके हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो कहीं न कहीं भारत की विदेश नीति और नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बिल्कुल आगे बढ़ रहा। अब रही बात जिस प्रकार से अमेरिका ने बिना कोई तैयारी के, बिना कोई फ्यूचर प्लानिंग के ईरान युद्ध में जो कूदा, और उस कूदने के बाद से आप हमें समझना चाहिए कि ईरान डायरेक्ट वार में अमेरिका से नहीं जीत सकता, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि किसी भी देश का जो जियो पॉलिटिक्स होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ईरान जहाँ पे बसा हुआ है, आप देख सकती हैं कि उससे पूरा यूरोप एक तरीके से टच करता है, अफ्रीका एक कुछ देश टच करते हैं। सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ, इसी जवाब के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। नेतन्याहू की ओर से कहा गया, तेहरान की मिसाइलें पूरी दुनिया के लिए खतरा है, ईरानी मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है, ईरान के खिलाफ सभी देश एकजुट हो। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे कि किस तरीके से इस वक्त जो हमले हो रहे हैं, इसको लेकर के इजराइल की ओर से एक बार फिर से ईरान को खतरा बताया गया है, और ये कहा गया है कि सभी देशों के लिए ईरान खतरा है, और इसीलिए इस वक्त ईरान के खिलाफ हर देश को एकजुट होने की जरूरत है।
अब अगर मेजर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है तो सर सवाल यही है, उसके बाद मैं एक बार फिर से मैं प्रोफेसर साहब के पास लौटूंगी कि सर जब ऐसे स्टेटमेंट्स इजराइल आज भी दे रहा है, यानी कि वो अभी भी युद्ध समाप्त करने के इरादे में तो नहीं दिखाई देता, वो ये कह रहा है खुल करके कि बाकी के सभी देशों को भी एकजुट होने की जरूरत है ईरान के खिलाफ, और ये लड़ाई क्या अभी और ज्यादा फैलेगी, इसका विस्तार अभी और कुछ देशों तक फैलता चला जाएगा, क्या अभी इस युद्ध के आग में कई देशों को झोंक दिया जाएगा और इसकी खामियाजा हम देख रहे हैं कि महंगाई तो चरम पर है ही, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो सैन्य प्रक्रियाएं होती हैं उसमें भी कितनी बाधाएं उत्पन्न हो रही है, कितने नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो इस पर मैं आपका टेक चाहूंगी सर। जी सुरभि जी, आपने बहुत ही इंटेलिजेंट बात करी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये बहुत बड़ी गलती थी कि इस युद्ध में बिना सोचे समझे, बिना कोई तैयारी के, बिना प्लानिंग करे, क्योंकि अंडर एस्टिमेट कर दिया ना, ईरान छोटा सा मुल्क है, ये क्या कर लेगा, हम दादा हैं भाई, हमने तो 100 से अधिक राष्ट्रों पे किया हुआ है, अब तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया। इन्होंने ईरान पे हमला कर दिया इजराइल के बहकावे में आकर। देखिए, अगर आप मधुमक्खी के छत्ते पे आप पत्थर मारेंगी, जाहिर सी बात है मधुमक्खी आएंगी और फिर आपकी हालत ऐसे कर देंगे, आप भागोगे भी दुम दबा के, तो कहां भागोगे, मधुमक्खियां पीछे आएंगी, वो हाथ थोड़ा मारने वाली है, उनके छत्ते को आपने हिला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के एक पूर्व है कि उन्हें 7 पॉइंट दिए हैं बेसिकली। कुछ चंद एक पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, जैसे कि उन्होंने बताया कि पहली गलती हुई डोनाल्ड ट्रंप साहब से कि पहली लीडरशिप को खत्म कर दिया। साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सर कि कृपया करके नेटवर्क जोन में आप आ जाए, फिर हम आपको दोबारा कनेक्ट करेंगे। और फिलहाल यही इससे समझ में आता है कि ट्रंप वाकई अभी क्या चाह रहे हैं वो खुद में भी क्लियर नहीं है। वो एक तरफ कह देते कि ईरान का सफाया कर दिया, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा, और साथ ही अभी क्या सीज फायर होगा नहीं होगा। अब अगर ट्रंप पीछे हटते तो क्या उनकी किरकिरी नहीं होगी? तमाम सवाल है, जिन सवालों के जवाब ब्रेक के बाद हम लेंगे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, रुक रहे एक ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि हॉर्मुज़ को लेकर के नाटो का बयान सामने आया। नाटो जनरल सेक्रेटरी मार्क रूटे का बयान है, 22 देशों का समूह गठित हो रहा है, 22 देशों के ग्रुप में अधिकतर नाटो देश है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि अब नाटो का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल रहा है, और साथ ही ये उनकी ओर से कहा गया है कि 22 देशों का समूह गठित होने जा रहा है। और ऐसे में नाटो की ओर से जो स्टेटमेंट आया है, इससे ये जरूर समझा जा सकता है कि शायद किसी निष्कर्ष पर इस युद्ध की स्थिति में निकला जा सके, कोई निष्कर्ष निकाला जा सके। क्या आने वाले समय में सीज फायर होता हुआ दिखाई देता है, डीएस्केलेशन अभी भी हम उम्मीद कर सकते हैं, या फिर ये युद्ध की चिंगारी अभी इसी तरीके से और बढ़ेगी, कुछ और देश इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये युद्ध की आग कहां तक फैलेगी या इसे यहीं तक रोक दिया जाएगा? इस पर क्या कुछ, क्योंकि ईरान की ओर से भी अब तक लगभग 6 शर्तें बताई जा रही है जो रखी जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को तबाह करने का दावा यूएस की ओर से किया गया। यूएसए ने तबाह करने का दावा किया है। कम और मध्यम दूरी वाली बनती थी यहां मिसाइलें। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त अमेरिका नए नए दावे जरूर हर रोज कर रहा है, लेकिन इस बीच अमेरिका को भी खामियाजा उठाना पड़ रहा है, आर्थिक नुकसान के साथ में भी। और साथ ही वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि अभी भी जहां एक और अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है कि हमने ईरान को पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर दिया। तो इस बीच ये भी देखने को मिला कि कैसे पलटवार करने के लिए अभी भी ईरान लगातार उत्साहित दिखाई दे रहा है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक बार फिर से मेहमानों का हम रुख कर रहे हैं। और मेजर साहब, अगर आपको आवाज मिल रही है तो सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी कि सर, जब ये स्थिति इस वक्त जो अमेरिका के हम देख रहे हैं, अमेरिका बार बार दावा कर दे रहा है कि हमने तो ईरान को बहुत पहले तबाह कर दिया, बहुत पहले तबाह कर दिया। ये तो उन्होंने 1980 के दशक में भी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि कैसे उस दौरान भी अमेरिका को खामियाजा उठाना पड़ा था और लंबा अरसा बीत गया था जब उन्हें आर्थिक नुकसान से उभरने में समय लगा। वहां के राष्ट्रपति तक बदल दिए गए अगले चुनाव में, जनता वो भरोसा दिला ही नहीं जनता का भरोसा जीत नहीं पाए, और अब वही गलती कहीं ना कहीं ट्रंप करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि आप ये कह देते हैं कि हमने यहां अटैक कर दिया, हमने वहां अटैक कर दिया, लेकिन ईरान तो पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ बैठा है और महीनों से प्लानिंग चल रही थी, जो कई एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं। तो सर, अमेरिका को क्या ये डर नहीं सता रहा है धीरे धीरे कि अब अगर वो पीछे हटता है इस युद्ध से तो वाकई उसकी किरकिरी हो जाएगी, इसलिए वो एक तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में अब इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है? जी, आपने बहुत ही
इंटेलिजेंट बात सामने रखी है यहाँ पर, बिल्कुल 100% आपका नजर सही है। देखिए मैं आपको वो हल्का 1941 में ठीक है सर, माफी के साथ दोबारा मुझे 1940 दूसरे मेहमान का रुख करना पड़ेगा क्योंकि सर नेटवर्क इशू अभी भी बरकरार है। मैं लौटूंगी आपके पास। मैं अरविंद सर, अब आपसे थोड़ा सा इस स्थिति पर मैं चाहूंगी कि आप भी प्रकाश जरूर डालिए कि क्या वाकई में ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका की स्थिति अब ऐसी हो चुकी है कि इधर कुआं उधर खाई। बिल्कुल सुरभि जी, मेरा ऐसा ही मानना है कि अमेरिका वाकई फंस चुका है। और अमेरिका के अंदर, जैसा कि मेरे मित्र मनोज जी ने भी बताया, कि बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो एडवाइजर्स थे जिन्होंने इस ईरान युद्ध के बाद भी रिजाइन किया है। एक तो जो तुलसी गबार्ड है उनके साथ काम करते थे जी। उन्होंने भी रिजाइन किया, और तमाम ऐसे लोग हैं, यहाँ तक कि जो रिपब्लिकन पैनल शेयर करते हैं उन्होंने भी कई बार ये कहा कि वो दरअसल ट्रम्प की जो नीतियां हैं उनसे खुश नहीं है। डेमोक्रेट्स तो उनका विरोध करते ही है। तो बिल्कुल आपका आकलन एकदम बिल्कुल सही है सुरभि जी, कि दरअसल ट्रम्प फंस चुके हैं और ट्रम्प की नीतियों का खुद अमेरिका ने विरोध किया। पर ट्रम्प के लिए कहा जाता है कि वो किसी की सुनते नहीं है, और सुनते उन्हीं की है जो उनको लगता है कि उनके मित्र हैं। और बहुतों ने आरोप लगाया कि बेंजामिन नेतन्याहू के कहने से और ज्यूस लॉबी के प्रेशर में आके उन्होंने यह लड़ाई शुरू की है, क्योंकि वहां पे मीडिया की सपोर्ट के लिए उनको तमाम जो मीडिया हाउसेज है उनके समर्थन की जरूरत रहती है। और ज्यादातर जो समर्थन देने वाले हैं वो ज्यूस लोगों के कंट्रोल में हैं। सोशल मीडिया का भी लगभग यही हाल है। फेसबुक के बारे में तो हम जानते ही हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में भी यही हाल है, और खासकर वॉशिंगटन पोस्ट है। इन सब के जो मालिकाना हक है वो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन जो इजराइल की जो ज्यूस लॉबी है उनसे जाता है जी। तो आपका आंकलन एकदम ठीक है सुरभि जी, कि अमेरिका और खासकर जो प्रेसिडेंट ट्रम्प लीड जो गवर्नमेंट है वो अभी बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी है। पर उसे कमजोर नहीं मानना चाहिए। अमेरिका तो ताकतवर है ही, पर उसने अपने आप को बिना बात के उलझा दिया है और एक फालतू का जो संकट है अपने गले ले लिया है। सुरभि जी, ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर है, ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को तबाह करने का दावा यूएस की ओर से किया गया। यूएसए ने ये दावा किया है कम और मध्यम दूरी वाली मिसाइल बनाने का काम ईरान की ओर से इस फैक्ट्री में किया जा रहा था, जिसे अब पूरी तरह यूएसए की ओर से तबाह कर दिया गया है। तो ये दावा यूएसए की ओर से है, और इस दावे में कितनी सच्चाई है, ईरान के स्टेटमेंट का फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा, कुछ सैटेलाइट इमेजेस का इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन एक और नया दावा जो यूएसए की ओर से किया गया है, और इस पर मैं प्रोफेसर मनोज सर, मैं आपका रुख कर रही हूं और आपके पास में आऊं सर। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आया। पावर प्लांट पर जोरदार हमला होगा, ईरान पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा, ईरान को वही सजा जिसका वो हकदार है। यह अभियान शानदार ढंग से सफल होगा, ये ट्रंप दावा कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में उसके तमाम पावर प्लांट्स को भी बर्बाद किया जाएगा, ईरान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, ये ट्रंप दावा कर रहे हैं। अब प्रोफेसर साहब, मैं आपका इसलिए भी रुख करना चाहूंगी सर, क्योंकि जब पूरी तरह किसी देश को बर्बाद करने की बात ट्रंप कर रहे हैं सर, ऐसे में अमेरिका की स्थिति क्या है? क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि 6 दिनों का एक डेटा सामने आया था, उस 6 दिन के भीतर ये कहा गया, दावा किया गया था कि लगभग अमेरिका $12.7 बिलियन अपने गंवा चुका है। और पूरे मिडिल ईस्ट में नहीं, लेकिन पूरे एशिया में अब इसका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। महंगाई आसमान छूती चली जा रही है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि न केवल $12.7 बिलियन का जो हमने जिक्र किया, लेकिन एक दिन का खर्च इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका को लगभग $900 मिलियन, या पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो यह कहा जा रहा है कि $1 बिलियन का इस्तेमाल अमेरिका हर दिन कर रहा है। और सिर्फ आर्थिक तौर पर नहीं, लेकिन हथियारों के जो अब तक उसके पास तमाम जखीरा मौजूद था, उसका भी भारी नुकसान अमेरिका ने उठाया है। आप कह रहे हैं हम ईरान को बर्बाद कर देंगे? देखिए सुरभि जी, आज अमेरिका अपने आप को स्ट्रांग दिखने के चक्कर में पूरी तरीके से फंसता चला जा रहा है, और ये पूरी तरीके से फंस चुका। अभी वहाँ के यूएस के जो पेंटागन के जो थिंक टैंक है, उसने लगभग $200 बिलियन की अतिरिक्त रकम की डिमांड की है।
तो आप समझ सकते हैं कि यूएस की भी स्थिति आज के डेट में आर्थिक लेवल पे बहुत अच्छी नहीं दिख रही है इस युद्ध में जाने के बाद से। क्योंकि मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि ईरान के साथ जो युद्ध है वो यूएस के लिए बहुत ही डिजास्टर रूप से दिख रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से ट्रंप वहां पे डे बाई डे और खास करके उनके जो कांग्रेस के लोग और वहां की जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो धीरे धीरे उनको एक्सपोज करते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ट्रंप बुरी तरीके से फंस चुके हैं। जैसा कि आपने कहा कि आखिर आप ट्रंप करें तो क्या करें। अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए ट्रंप की जो पॉलिसीज रही है, ऑब्वियस है कि कोई भी देश का जब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है तो उसका डिसीजन ही मान्य होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि वहां पे जो इंटरनल जो सोसाइटी है, जो अमेरिकन है, वो भी विरोध में उतर चुके हैं। और आप देखिए वहां पे लगभग 13 से ज्यादा उनके सैनिक मारे गए हैं, लगभग 250 से ज्यादा उनके घायल हुए हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि अमेरिका की जो इतिहास रही है डायरेक्ट युद्ध में जाने से, चाहे अगर हम इराक वार देख लें, वियतनाम का देख लें, इवन अफगानिस्तान का देख लें, तो मुझे लगता है कि आज वो वही इतिहास दोहराते हुए नजर आ रहा है। और अभी आपने जैसे बताया कि ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि हम उसके जो वाटर प्लांट है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, तो इसका मतलब आज अमेरिका उस स्थिति पे आ गया है कि सिविलियन को हम कैसे इम्पैक्ट करें। और इसीलिए शायद वो पावर प्लांट की बात कर रहे हैं और वहाँ के वाटर प्लांट की बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए ईरान के भी जो सुप्रीमो, उनका भी स्टेटमेंट आ चुका है अगर ऐसा होता है तो खास करके गल्फ के जितने भी उनके जो सिविलियंस एरिया हैं उन सबको भी हम टारगेट करेंगे। तो मुझे लगता है कि इससे ये जो युद्ध है एक रीजनल वार में बदलते जाएगा। क्योंकि अब आज की डेट में जो पूरा वैश्विक जो दबाव अमेरिका के पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको इस स्थिति में लाने को मजबूर कर रहा है। दूसरा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से जब आया था, देखिए कोई भी जब देश युद्ध में जाता है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके कुछ गोल्स होते हैं। तो अमेरिका ने यही ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि अनकंडीशनल सरेंडर बाय ईरान और रिजीम चेंज। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि 4 हफ्ते युद्ध होने के बाद से ये दोनों चीजें कहीं से दिखने को मिल नहीं रही है। तो मुझे तो लगता है कि इस युद्ध से ईरान और मजबूत हुआ है और वहां के लोग एक तरीके से बहुत ही यूनाइट हो चुके हैं, जिसके चलते आज अमेरिका को स्थिति लेनी पड़ रही है। और अभी जैसे आपने बताया कि जो नाटो के जो देश हैं, ऑब्वियस है कुछ दिन पहले तक उनका स्टेटमेंट बिल्कुल डिफरेंट था। वो सब अपने आप को अमेरिका और खास करके ट्रंप की नीति से अपने आप को अलग करके देख रहे थे। लेकिन अभी जिस तरीके की स्थिति बन रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक तरीके से ऑक्सीजन लाइन है पूरे यूरोप के लिए और खास करके एशिया के देशों के लिए। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूरे एक वैश्विक अनार्किज्म खास करके एनर्जी को लेके बनेगा, और मैं इसमें भारत के दृष्टिकोण को भी बताना चाहूँगा कि लगभग 40 से 45% जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती हैं। लेकिन अभी भारत ने जिस डिप्लोमेसी का परिचय किया है, जिस तरीके से ईरान के साथ जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मेडिकल सपोर्ट दे रहा है, जिस तरीके से उसको बिल्कुल हम किसी के साथ नहीं है, ना ईरान के साथ है ना इजराइल के साथ है इस युद्ध में, हम हमेशा शांति की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले स्थिति में भारत की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका तय होगी। और जिस प्रकार से हमारे देश के प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी जो एक छवि है, जिस तरीके से उनके प्रति लोगों का ट्रस्ट है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत एक बहुत ही अहम भूमिका निभा सकता है। जी सुरभि जी। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर है कि सऊदी अरब पर ईरान ने मिसाइल दाग दी है। रियाद पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। एक मिसाइल इंटरसेप्ट हुई, सऊदी अरब पर ये मिसाइल दागी गई है और ये दावा सऊदी अरब की ओर से किया गया है कि दूसरी मिसाइल जमीन पर ही गिर गई। रियाद पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने का काम किया गया है। तो फिलहाल ये एक बड़ा अपडेट, और सऊदी अरब की ओर से कहा गया कि एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जा चुका है। तो फिलहाल जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वो बेहद बदतर, क्योंकि अभी भी स्थिति और बेकाबू होती जा रही है। और साउथ कोरिया की एलजी केम ने बड़ा फैसला लिया है। एलजी का नंबर 2 एथिलीन प्लांट जल्द बंद होगा। तो कीमत दबाव के कारण उत्पादन रोकने की तैयारी है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। ये ओसू इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में है एथिलीन प्लांट। एथिलीन प्लांट की सालाना कैपेसिटी 8 लाख टन है। और ईरान इजरायल युद्ध से नेफ्था कीमतों में तेजी हुई है, जिस वजह से यह फैसला अब लेना पड़ा है उसे। और वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर कि ट्रंप की धमकी पर ईरान की आर्मी का पलटवार देखने को मिला। हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी आर्मी की ओर से स्पष्ट किया गया अपने लोगों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ईरानी आर्मी ने खुला दावा किया है कि अगर किसी तरीके का दोबारा हमला किया जाएगा तो फिर उसका भी मुंह तोड़ जवाब हम देंगे। अपने लोगों की रक्षा के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मेजर साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि इस बार अगर आपका नेटवर्क ठीक हो तो इसका जवाब हम आपसे जरूर ले पाए। सर, जब इस तरीके के दावे अभी भी ईरान लगातार कर रहा है कि अगर हम पर हमला होता है तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिका कहता है हमने तबाह कर दिया, हमने तबाह कर दिया, हमने तबाह कर दिया, तो फिर सीज फायर लग क्यों नहीं रहा है? अब तो जब अगर वो कह रहा है कि हमारी जो भी अब तक की इच्छाएं थी, हमने जो जो चाहा, खामेनी को आपने मारने की बात कही थी,
रिजीम चेंज लाने की बात कही थी, आपने वो किया। और जब मुस्तफा खामेनी को चुना गया वहां आपने उसमें भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई, आपने कह दिया कि हम तय करेंगे, हमसे पूछ कर रखा जाना चाहिए, फिर हमले किया आपने, फिर आपने सीज फायर की बात की। तो सर ये जो गोल गोल बार बार ट्रंप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वाकई हम ये मानकर चल सकते हैं कि आने वाले दिन में शायद सीज फायर संभव हो सके? सुरभि जी शुक्रिया बहुत बहुत, और मैं माफी चाहूंगा मेरे नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है, आपने बहुत कोशिश करी है, शुक्रिया। सुरभि जी ये बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल आपने पूछा है। देखिए ट्रंप केवल बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, गवर्नेंस के लिए नहीं कि उन्होंने वो अमेरिका को सही राह पे लाए हैं, बल्कि अगला जो राष्ट्रपति आएगा ना अमेरिका में, वो अगले 4 साल केवल माफी मांगेगा दुनिया से, अमेरिका से ही नहीं, दुनिया से, कि भैया मेरा जो पिछले पूरे दिन था यहाँ पर वो था डोनाल्ड ट्रंप अब बन गए हैं बहुत बड़े मज़ाहिया फिगर, उनके नाम पे मीम्स बन रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब केवल बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए सीज फायर लग क्यों नहीं रहा है, साहब ऐसी से निकल के ये वो होता है जहां वो बोलता शुरू हो गई। चलिए ठीक है सर, माफी के साथ मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि अभी भी नेटवर्क का इशू बना हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, तब तक हम अपने दर्शकों को बता दें कि ईरान ने अबू धाबी पर मिसाइल हमले किए। यूएई ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका है और ईरान के हमले में एक भारतीय भी घायल होने की खबर है। तो यूएई की ओर से ये स्टेटमेंट जारी करके इस बात की जानकारी दी गई है। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर कि ट्रंप की धमकी के बाद से ईरान की यूएन को चिट्ठी, यूएन महासचिव को ईरान के राजदूत की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। पावर प्लांट पर हमले की धमकी को बताया गलत, ट्रंप ने दी हॉर्मुज नहीं खोलने पर हमले की धमकी। तो फिलहाल आपको याद होगा कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था ट्रंप की ओर से। वहीं ईरान ने तेल अवीव पर हमले करने की बात कही है। ईरान ने तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइल दागी है। हमले रोकने में इजरायली आयरन डोम फेल हो चुका है। ईरानी मिसाइल अटैक को नहीं रोक पाया। ईरान की कई मिसाइलें तेल अवीव पर गिरी हैं। मिसाइल गिरने के कारण इस वक्त भयंकर आग हर जगह देखने को मिल रही है। अब एक बार फिर मैं अरविंद सर आपका रुख कर रही हूं क्योंकि सर कई ऐसे हथियार जो कि पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, चाहे वो क्लस्टर बम हो, चाहे वो फॉस्फोरस बम हो, लेकिन उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी दागते हुए देखा इस युद्ध के दौरान में। सर ये कहां तक उचित ठहराया जा सकता है? आप एक तरफ बात करते हैं कि कोई बैक चैनल ढूंढा जाए जहां से दोबारा बातचीत का मार्ग तलाशा जा सके, दूसरी तरफ आप डिप्लोमेसी के नाम पर आप तरह तरह की बातें तो कह देते हैं, लेकिन फिर कुछ ही क्षण के बाद एक और नई मिसाइल आ जाती है। तो सर जब किसी देश पर हमले होंगे तो पलटवार तो वो भी करेगा। पहले आप तो स्टैंड ले लीजिए खुद से कि हमें सीज फायर करना है या नहीं करना है। बिल्कुल सुरभि जी, बिल्कुल ठीक और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और दरअसल ईरानियन प्रेसिडेंट ने एकदम साफ साफ भी कहा है कि धमकी और डिप्लोमेसी दोनों साथ में चलेंगे। या तो आप डिप्लोमेसी कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए, डायलॉग कर लीजिए, या फिर धमकी दीजिए, जिसके लिए ईरान पहले से ही तैयार है उन सारी धमकियों का मुकाबला करने के लिए। ये ईरानियन प्रेसिडेंट का ये स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट। अब बात यह है कि आपने एक बहुत ही सुंदर बात कही थी कि अमेरिका जो है वो पर डे $1 बिलियन का खर्च कर रहा है। तो दरअसल यह खासकर अमेरिका के जो डिफेंस जर्नल्स हैं या जो वहाँ के यूनिवर्सिटीज के जो आर्टिकल्स आ रहे हैं इनमें, खासकर फॉरेन पॉलिसी पे, उस पर यह साफ बात की गई है कि ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है वो अमेरिकन सिटीजन्स के फायदे की नहीं है, यह दरअसल अमेरिकन कॉर्पोरेट्स के फायदे की है। क्योंकि 1 बिलियन अगर खर्च होता है तो वो बहुत ही कम खर्च है, क्योंकि अगर इतना भी करें तब भी पूरे साल भर तक भी अगर उसको बिल्कुल हम किसी के साथ नहीं है, ना ईरान के साथ है ना इजराइल के साथ है इस युद्ध में। हम हमेशा शांति की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले स्थिति में भारत की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका तय होगी। और जिस प्रकार से हमारे देश के प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी जो एक छवि है, जिस तरीके से उनके प्रति लोगों का ट्रस्ट है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत एक बहुत ही अहम भूमिका निभा सकता है। जी सुरभि जी। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर है कि सऊदी अरब पर ईरान ने मिसाइल दाग दी है। रियाद पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। एक मिसाइल इंटरसेप्ट हुई, सऊदी अरब पर ये मिसाइल दागी गई है और ये दावा सऊदी अरब की ओर से किया गया है कि दूसरी मिसाइल जमीन पर ही गिर गई। रियाद पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने का काम किया गया है। तो फिलहाल ये एक बड़ा अपडेट, और सऊदी अरब की ओर से कहा गया कि एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जा चुका है।
तो फिलहाल जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वो बेहद बदतर, क्योंकि अभी भी स्थिति और बेकाबू होती जा रही है। और साउथ कोरिया की एलजी केम ने बड़ा फैसला लिया है। एलजी का नंबर 2 एथिलीन प्लांट जल्द बंद होगा। तो कीमत दबाव के कारण उत्पादन रोकने की तैयारी है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। ये ओसू इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में है एथिलीन प्लांट की सालाना कैपेसिटी 8 लाख टन है। और ईरान इजरायल युद्ध से नेफ्था कीमतों में तेजी हुई है, जिस वजह से यह फैसला अब लेना पड़ा है उसे। और वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर कि ट्रंप की धमकी पर ईरान की आर्मी का पलटवार देखने को मिला। हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी आर्मी की ओर से स्पष्ट किया गया अपने लोगों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ईरानी आर्मी ने खुला दावा किया है कि अगर किसी तरीके का दोबारा हमला किया जाएगा तो फिर उसका भी मुंह तोड़ जवाब हम देंगे। अपने लोगों की रक्षा के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मेजर साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि इस बार अगर आपका नेटवर्क ठीक हो तो इसका जवाब हम आपसे जरूर ले पाए। सर, जब इस तरीके के दावे अभी भी ईरान लगातार कर रहा है कि अगर हम पर हमला होता है तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, अमेरिका कहता है हमने तबाह कर दिया, तो फिर सीज फायर लग क्यों नहीं रहा है? अब तो जब अगर वो कह रहा है कि हमारी जो भी अब तक की इच्छाएं थी, हमने जो जो चाहा, खामेनी को आपने मारने की बात कही थी, रिजीम चेंज लाने की बात कही थी, आपने वो किया। और जब मुस्तफा खामेनी को चुना गया वहां आपने उसमें भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई, आपने कह दिया कि हम तय करेंगे, हमसे पूछ कर रखा जाना चाहिए, फिर हमले किया आपने, फिर आपने सीज फायर की बात की। तो सर, ये जो गोल गोल बार बार ट्रंप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वाकई हम ये मानकर चल सकते हैं कि आने वाले दिन में शायद सीज फायर संभव हो सके? सुरभि जी, शुक्रिया बहुत बहुत। और मैं माफी चाहूंगा, मेरे नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है, आपने बहुत कोशिश करी है, शुक्रिया। सुरभि जी, ये बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल आपने पूछा है। देखिए, ट्रंप केवल बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, गवर्नेंस के लिए नहीं कि उन्होंने वो अमेरिका को सही राह पे लाए हैं। बल्कि अगला जो राष्ट्रपति आएगा ना अमेरिका में, वो अगले 4 साल केवल माफी मांगेगा दुनिया से, अमेरिका से ही नहीं, दुनिया से, कि भैया मेरा जो पिछले पूरे दिन था यहाँ पर वो था डोनाल्ड ट्रंप अब बन गए हैं बहुत बड़े मज़ाहिया फिगर, उनके नाम पे मीम्स बन रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब केवल बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, सीज फायर लग क्यों नहीं रहा है? साहब अभी ऐसी से निकल के ये वो होता है शुरू हो गई। चलिए ठीक है सर, माफी के साथ मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि अभी भी नेटवर्क का इशू बना हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, तब तक हम अपने दर्शकों को बता दें कि ईरान ने अबू धाबी पर मिसाइल हमले किए। यूएई ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका है और ईरान के हमले में एक भारतीय भी घायल होने की खबर है। तो यूएई की ओर से ये स्टेटमेंट जारी करके इस बात की जानकारी दी गई है। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर कि ट्रंप की धमकी के बाद से ईरान की यूएन को चिट्ठी, यूएन महासचिव को ईरान के राजदूत की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। पावर प्लांट पर हमले की धमकी को बताया गलत, ट्रंप ने दी हॉर्मुज नहीं खोलने पर हमले की धमकी। तो फिलहाल आपको याद होगा कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था ट्रंप की ओर से। वहीं ईरान ने तेल अवीव पर हमले करने की बात कही है। ईरान ने तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइल दागी है। हमले रोकने में इजरायली आयरन डोम फेल हो चुका है। ईरानी मिसाइल अटैक को नहीं रोक पाया। ईरान की कई मिसाइलें तेल अवीव पर गिरी हैं। मिसाइल गिरने के कारण इस वक्त भयंकर आग हर जगह देखने को मिल रही है। अब एक बार फिर मैं अरविंद सर आपका रुख कर रही हूं क्योंकि सर, कई ऐसे हथियार जो कि पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, चाहे वो क्लस्टर बम हो, चाहे वो फॉस्फोरस बम हो, लेकिन उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी दागते हुए देखा इस युद्ध के दौरान में। सर, ये कहाँ तक उचित ठहराया जा सकता है? आप एक तरफ बात करते हैं कि कोई बैक चैनल ढूंढा जाए जहां से दोबारा बातचीत का मार्ग तलाशा जा सके, दूसरी तरफ आप डिप्लोमेसी के नाम पर आप तरह तरह की बातें तो कह देते हैं, लेकिन फिर कुछ ही क्षण के बाद एक और नई मिसाइल आ जाती है। तो सर, जब किसी देश पर हमले होंगे तो पलटवार तो वो भी करेगा। पहले आप तो स्टैंड ले लीजिए खुद से कि हमें सीज फायर करना है या नहीं करना है। बिल्कुल सुरभि जी, बिल्कुल ठीक और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और दरअसल ईरानियन प्रेसिडेंट ने एकदम साफ साफ भी कहा है कि धमकी और डिप्लोमेसी दोनों साथ में चलेंगे। या तो आप डिप्लोमेसी कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए, डायलॉग कर लीजिए, या फिर धमकी दीजिए, जिसके लिए ईरान पहले से ही तैयार है उन सारी धमकियों का मुकाबला करने के लिए। ये
ईरानियन प्रेसिडेंट का ये स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट। अब बात यह है कि आपने एक बहुत ही सुंदर बात कही थी कि अमेरिका जो है वो पर डे 1 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च कर रहा है। तो दरअसल यह खासकर अमेरिका के जो डिफेंस जर्नल्स हैं या जो वहाँ के यूनिवर्सिटीज के जो आर्टिकल्स आ रहे हैं इनमें, खासकर फॉरेन पॉलिसी पे, उस पे ये साफ बात की गई है कि ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है वो अमेरिकन सिटीजन्स के फायदे की नहीं है, यह दरअसल अमेरिकन कॉर्पोरेट्स के फायदे की है। क्योंकि 1 बिलियन अगर खर्च होता है तो वो बहुत ही कम खर्च है, क्योंकि अगर इतना भी करें तब भी पूरे साल भर तक भी अगर ये लड़ाई चलती रहे तब भी अमेरिका का जो हथियार कारोबार है उसकी खपत कम नहीं होगी। टोटल जो हथियार कारोबार है 318 बिलियंस का है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब बाहरी खपत कम हो रही है तो घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए ये जो हथियार के कारोबारी है उनके हित में है ऐसी लड़ाइयां लड़ना। और ऐसे में वहां पे अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट पे किसी भी तरीके का कोई इंटरनल प्रेशर होता है, खासकर इन हथियार कारोबारियों का, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए जी। तो ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है, हाँ। मुझे लगता है कि सुरभि जी ये है। जी ठीक है over to सर, you। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास अगले सवाल के साथ, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है कि तेहरान में इजरायली एयरफोर्स के हवाई हमले लगातार जारी है। तेहरान में सिक्योरिटी एजेंसियों पर कई बड़े हमले अब तक किए जा चुके हैं। मिसाइल सिस्टम को स्टोर करने वाला एक मिलिट्री बेस तबाह कर दिया गया है। आईआरजीसी एयरफोर्स के हथियार बनाने वाली जगह पर भी यह हमला हुआ है। ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर भी तबाह किया गया है। तो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स का इमरजेंसी हेडक्वार्टर भी तबाह हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हथियार बनाने स्टोर करने की जगह को नष्ट किया जा चुका है, ये दावा किया गया है इजरायल की ओर से। वहीं दूसरी ओर कच्चे तेल के दाम में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। जंग के बीच में फिर से बढ़े कच्चे तेल के दाम। कच्चे तेल की कीमत अब $114 के पार हो चुकी है। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, क्रूड ऑयल की कीमतों में अभी और उछाल देखा जा सकता है। वहीं यूएई के विदेश मंत्री ने ईरान को आतंकवादी कहा। ईरान एक आतंकवादी है, यूएई के विदेश मंत्री के ये बोल हैं। आतंकियों के आगे नहीं झुकेंगे, अब्दुल्ला बिन जायद की ओर से कहा गया है। अब सोचिए, अब्दुल्ला बिन जायद की ओर से कह दिया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि ये एक आतंकवादी देश है। तो फिलहाल एक बार फिर से हम मेहमानों का रुख कर रहे हैं और इस बीच में प्रोफेसर साहब मैं आपका रुख कर रही हूँ। सर, यूएई की ओर से जो स्टेटमेंट दिया गया, अब्दुल्ला बिन जायद ये कह रहे हैं कि आतंकवादी देश के सामने हम नहीं झुकेंगे। ईरान की ओर से अटैक यूएई पर किया जा रहा है, इस अटैक के पीछे की मुख्य वजह और इस तरीके का स्टेटमेंट अब्दुल्ला बिन जायद की ओर से। सर, ये आने वाली स्थिति को और किस तरीके से हम देख पा रहे हैं ऐसे स्टेटमेंट्स जब सामने आते हैं तो? क्योंकि ईरान बार बार ये कह देता है कि अमेरिका के बोल यूएई अब बोल रहा है। अमेरिकी ट्रंप ने कहा था और ये उनकी ओर से स्पष्ट किया गया था कि आतंकवादी देश है ईरान, जिस वजह से अटैक बिल्कुल सही है। कभी वो कहते हैं हम रिजीम चेंज चाहते हैं, कभी वो कहते हैं कि वो कुछ देशों के लिए खतरा है, कभी वो कह देते कि वो आतंकवादी है, और वही बोल बोलते हुए अब कुछ देशों को सुना जा रहा है। देखिए सुरभि जी, ये चीज जो अभी आज दिख रही है ये बिल्कुल मुझे लगता है कि बिल्कुल प्री प्लान्ड है और अमेरिका यही चाहता था कि जिस तरीके से गल्फ के देश जो बिल्कुल एक साइलेंस के मोड में बैठे हुए थे और ईरान ने जब अटैक करना शुरू किया और जिस तरीके से उनके पूरे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि हम सब जानते हैं कि खास करके जो गल्फ के देश हैं उनका आर्थिक स्ट्रक्चर क्या है और वहाँ से जिस तरीके से तेल और गैस और खास करके टूरिज्म को लेके पिछले 10-15 सालों में जिस तरीके से उन्होंने डे बाय डे अपनी इकोनॉमी को अच्छा किया है, उसको आज ईरान डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईरान, आप देख लीजिए, ये लगभग 4 हफ्ते के युद्ध में ईरान ने इजराइल पे कम अटैक किए हैं, जबकि मिडिल ईस्ट और खास करके गल्फ के देशों पे ज्यादा अटैक किए हैं और उसमें अमेरिका के जितने भी जो बेस हैं उसको डिस्ट्रॉय किया। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है, क्योंकि उसका एक मोटिव था कि जो यूएस का जो आर्मी बेस है, उन जिन देशों ने उसे अपना लैंड दिया उसको हम डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि वो फ्यूचर की लड़ाई लड़ रहा है। वो आज की लड़ाई नहीं लड़ रहा है ईरान, वो आने वाले फ्यूचर की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि ईरान ने इस युद्ध को लंबा चला के अमेरिका को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। और अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी रही थी कि हम 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते तक मैक्सिमम इस युद्ध को एक अंजाम तक पहुंचा देंगे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि 4 हफ्ते होने के बावजूद भी ईरान इसे और एक तरीके से घेरते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ईरान के पास जो ड्रोन कैपेसिटी है, जिस प्रकार से रसिया और चाइना उसको मदद कर रहे हैं,
उसमें अमेरिका बुरी तरीके से एग्जिट प्लान का रास्ता ढूंढ रहा है और शायद इसीलिए इस तरीके का पैनिक सिचुएशन दिख रहा है और इजराइल का अटैक भी बढ़ते जा रहा है। और आप देखिए कि सिविलियन एरिया में जो अटैक होने लगा, तो एक तरफ तो ये बोलते हैं, आप देखिए ट्रम्प के जितने बयान आए हैं, एक तरफ उन्होंने बोला कि हमने लक्ष्य को अचीव कर लिया, दूसरी तरफ बोलते हैं कि हमने ईरान को मैप से डिस्ट्रॉय कर दिया, तीसरी तरफ ये बोलते हैं कि ये युद्ध लंबा चल रहा है जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, चौथा उसे आप एक आतंकवादी देश घोषित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनके सारे स्टेटमेंट में ही कहीं ना कहीं एक तरीके का कंट्राडिक्शन है जो कि उनकी राजनीतिक छवि को और उस देश की छवि को डिस्टॉर्ट कर रही है। और मैं जो देख रहा हूं आने वाले समय में अगर इस तरीके से यूएई का जो स्टेटमेंट आया है, इसके साथ आप देखिए कि सऊदी भी आ जाएगा, कतर भी आ जाएगा, ओमान भी आ जाएगा। और अमेरिका की यही पॉलिसीज थी कि ये देश ईरान के खिलाफ खड़े होते हुए दिखे। और ईरान फ्यूचर की लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि आगे उसे पता है कि हमारे नेबरिंग नेशंस है और सबसे ज्यादा तेल गैस वहीं से निकलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो ईरान का टारगेट यही था कि हमें $200 बिलियन बैरल तेल को करना है, क्रूड ऑयल को। और आप अभी जैसा आपने बताया जो रिपोर्ट दिखाया लगभग 115 रुपए पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये संघर्ष ये लंबा चलेगा और लंबे संघर्ष में मुझे लगता है कि अमेरिका और बुरी तरीके से फंसते चला जाएगा। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। अब एक बार फिर मैं अरविंद सर आपका ही रुख कर रही हूँ, क्योंकि सर जब हम अब इसका असर हमने भारत पर भी पड़ते हुए देखा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि महंगाई जिस तरीके से क्राइसिस अभी हाल फिलहाल में हुई थी तेल और गैस को लेकर के, ऐसे में हर चीज़ के दाम दुगने हो चुके थे। क्या एक वाकई लॉन्ग टर्म इफेक्ट भारत के अलावा भी अगर हम बाकी और देशों की बात करें तो सर इस युद्ध के वजह से बाकी के तमाम देशों पर और इसका असर गहराएगा, बढ़ेगा और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा जिससे कि अमेरिका को भी उभरने में समय लगेगा, ईरान को भी उभरने में समय लगेगा। ईरान ये कह रहा है कि सीज फायर को तो हम तैयार हैं, लेकिन अगर सीज फायर के लिए आप डायलॉग करने आते हैं तो उस पर भी हमारी 6 शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी। जो युद्ध में हमने खामियाजा उठाया, जो हमारा नुकसान हुआ उसकी आप भरपाई करेंगे। आप ये हमें लिखित में दीजिए कि अगली बार से इस तरीके का कोई अटैक हम पर नहीं होगा। रिजीम चेंज करने की बात आप नहीं करेंगे, जिस तरीके से आयतुल्लाह खामेनी का खात्मा हुआ था, मुस्तफा खामेनी को जब बनाया गया, तो आप इस तरीके की डील नहीं रखेंगे कि आप तय करेंगे कि ईरान को क्या करना है क्या नहीं करना है, किसे वो गद्दी सौंपनी है किसे नहीं करनी है। तो क्या सर लगता है कि वाकई अमेरिका इन शर्तों को मान जाएगा या इजराइल मान जाएगा? ऐसी स्थिति दोबारा कभी नहीं होगी, सीज फायर हो जाएगा और इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट से बचा जा सके? देखिए, अमेरिका किसी भी हालत में ये शर्तें नहीं मानेगा, क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में ही चर्चा की थी कि अमेरिका जो अपनी सुपर पावर वाली जो पोजीशन है वो कभी खत्म नहीं होने देगा, क्योंकि वह होते ही धराशायी हो जाएगा। डॉलर्स वगैरह वो सब कुछ धराशायी हो जाएंगे। ये केवल अमेरिका की इज्जत का ही सवाल नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था वगैरह सब कुछ वापस पीछे लौटने लगेगी जी। और ये खासकर हॉर्मुज एक ऐसा गले का ऐसा फांस है जो ना उगलते बन रहा है ना निगलते, क्योंकि भारत जैसे देश या जापान या तमाम देश वो वापस दोबारा से इस चीज को सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि हम जो केवल अमेरिका के दबाव में आकर जो ईरान से हमने रिश्ते लगभग खत्म जैसे कर दिए थे, क्या वह करने की जरूरत है क्या। दूसरा, सुरभि जी आपने जो उल्लेख किया जो समस्याओं का, तो उसमें अगर घरेलू नीतियां अगर हम थोड़ी सी दुरुस्त कर लें तो इस संकट से उभर सकते हैं। जिसमें एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण ये देना चाहता हूँ कि दरअसल अमेरिका में जब तेल की कीमतें 70 रुपए में, इंडियन रुपीज में बात कर रहा हूँ, 70 रुपए थी, तब भारत में 95 रुपीज थे। और ये तब था जब भारत के हर एक व्यक्ति का जो पर कैपिटा इनकम है वो अमेरिका के पर कैपिटा इनकम से बहुत कम है। अगर ये बोझ लाद दिया जाता, जो बेसिकली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस जब उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इन तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ये सारे टैक्सेशन ये सब कुछ ये खत्म कर दें जो हम उनको देते हैं, तो भारत का एक बार जो डेवलपमेंट जो थपने की उम्मीद है वो वापस गति पकड़ लेगा और एक तरीके से हम इस संकट से उभर पाएंगे। अगर ये बना रहता है तो भारत के 2 तरीके से चीजें प्रभावित होगी। पहला तो जो डेवलपमेंट प्लान है वो थोड़े से डिले हो जाएंगे, और दूसरा जो चीजें प्रभावित होगी कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें बहुत ही फंडामेंटल चेंजेस होने की उम्मीद है। ठीक है सर। तो हम देखते हैं कि ये संकट कैसे जाता है और भारत का कैसे रिएक्शन होता है।
सुरभि ठीक है जी। सर, क्योंकि समय का अभाव है इसी वजह से और सवाल हम अभी नहीं पूछ पा रहे, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब वाकई में हर कोई जानना चाह रहा है। बहरहाल बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े, हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट जुड़े, और अरविंद सिंह तेजावत जी, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े और महायुद्ध को लेकर के हमने चर्चा की। फिलहाल इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।